ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। ये जो इकोनॉमिक्स की वीडियो चल रहा है उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग के बोर्ड पे ये साफ साफ दिखा है। इसमें लिखा है हम लोग व्यष्टि, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और समष्टि, जिसको हम लोग बृहत बृहत अर्थशास्त्र कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर को पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी वीडियोस आए आपको सबसे पहले मिल जाए, आप उसको देख लें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं क्या कमी है, और बहुत अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, और दूसरों तक जरूर शेयर करें। ओके, तो आज का टॉपिक तो ये है। इसके साथ ही साथ हम आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, कि लाइव क्लासेस भी चलता रहता है, जिसमें हम लोग बीएसटी और अकाउंटेंसी के लाइव कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में उस सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ वीडियोस लेक्चर भी उसके अपलोड होते हैं, जिसमें बीएसटी का वीडियो लेक्चर नहीं बनता है, अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का इसके ही वीडियोस लेक्चर बनते हैं। तो आप चाहें तो लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सारे चीजों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके जरिए आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज पर आप जा सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं किसका, व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों अर्थशास्त्र में जब हम अंतर की बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी चीजों में अंतर जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उन दोनों चीजों का अर्थ समझ लें, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वो दोनों चीजें हैं क्या, तो उनमें हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे। बात क्लियर है? तो अंतर समझने से पहले सबसे पहले बात होता है कि हम उन दोनों मुद्दों को समझें कि वो है क्या। और आपको करना क्या है, एग्जाम में भी ज्यादा मार्क्स पाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अंतर लिखने से पहले जिन चीजों में अंतर पूछा जाता है उस चीज को डिस्क्राइब करें, अपने लैंग्वेज में उसको बताएं कि वो होता क्या। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में बताए हुए हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहत अर्थशास्त्र है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे ही हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि बृहत वाले को या समष्टि को क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के इंग्लिश स्पेलिंग में देखेंगे तो केवल एक लेटर का डिफरेंस है। यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए है। इसी से आप इसका पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर समझ सकते हैं। ये शॉर्टकट है, एक तरह से बोल सकते हैं कि आई से आप पूरा समझ सकते हैं, और ए से। आई जो यहाँ पर है वो बताता है इंडिविजुअल को। ठीक है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत। जब किसी भी चीज का अकेला व्यक्तिगत, या अकेला ही बोल सकते हैं एक तरह से, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, अकेले रूप में अध्ययन किया जाता है, तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ए जो है उसका जो है, ए का मतलब यहां पर हो गया एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। अब यहां पर ए से मतलब हो गया एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। अगर हम किसी भी मदों का कुल मतलब वो जहां जहां है, जैसा जैसा पूरा इकट्ठा अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा इसके अंदर का पार्ट हो जाता है, समष्टि के अंदर में। तो चलिए अर्थ के हिसाब से समझते हैं। इसमें बताया क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों, उनके व्यवहारों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। सूक्ष्म वर्ड लिखने का ही मतलब हो गया सबसे छोटा भाग। क्या होगा, जैसे अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा बात हो गया। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर देश, पर्टिकुलर राज्य, पर्टिकुलर शहर, तो एक बड़ी की बड़ी अर्थव्यवस्था की बात होता है, उसके अंदर का सूक्ष्म भाग मतलब पूरा अर्थव्यवस्था बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना है, तो उन सभी इकाइयों का एक एक पोर्शन जो कहलाएगा उसका सूक्ष्म भाग कहलाएगा। बात क्लियर है? जैसे हम बात करें कृषि अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म भाग हो गया। जैसे हम बात करें रोजगार अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म भाग हुआ है। जैसे हम बात करें व्यवसाय अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म भाग हो गया। उसमें हम लोग बात करते हैं उद्योग अपना एक अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म भाग हो गया। उसमें हम बात करते हैं व्यापार अपना एक अर्थव्यवस्था का भाग हो गया। फिर पेशेवर व्यक्ति, वो भी एक व्यवस्था का भाग हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं ये सारे के सारे सूक्ष्म इकाइयां हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये सभी सूक्ष्म इकाइयों का, छोटे छोटे पार्टों का जब हम अकेले अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर अकेले वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन आपको इससे समझ में आ सकता है कि व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो वही अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इस परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं विशिष्ट आर्थिक इकाइयां का मतलब क्या हुआ, विशिष्ट आर्थिक इकाई मतलब हो गया इंडिविजुअली, कोई अकेला, और विशिष्ट का मतलब स्पेशली किसी एक पार्ट की बात हो रहा है। ठीक है, स्पेशली एक बात की बात हो रहा है,
इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था, इसी बात को घुमा के बोला है, तथा अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों। अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों का मतलब भी हमने समझाया, वो क्या हुआ, वो ठीक है, उनके उनके व्यवहारों, जब हम इनकी बात करते हैं विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों का अध्ययन करते हैं, या उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार का मतलब क्या होता है, वो किस हिसाब से अपना फर्क मतलब बदलते हैं। जैसे रोजगार कब बढ़ता है, रोजगार कब बढ़ता है, हालांकि रोजगार इसके अंदर की बात होता है, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दे की बात होता है, एक पूरे क्षेत्र विशेष की बात होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई छोटा सा बात, किसी वस्तु की मांग की बात करें, तो किसी वस्तु, एक विशेष प्रकार की वस्तु की मांग कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये किसका पार्ट हो जाएगा, इसके अंदर की बात होगा, ठीक है। तो ये वही उसका व्यवहार हो गया। व्यवहार मतलब कब बढ़ता है कब घटता है, कैसे वो व्यवहार करता है, ठीक है। व्यवहार, उनके पारस्परिक संबंधों, वो सारे के सारे, जैसे मांग हो गया और उसका पूर्ति हो गया, इन्हीं के आधार पर चलता है। तो पारस्परिक संबंध, मांग और पूर्ति का क्या पारस्परिक संबंध है, उन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, वही हमारा शाखा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे में हमने यहाँ पे बताया, मांग तथा पूर्ति व्यक्तिगत, व्यक्तिगत लिखने का मतलब क्या है, किसी एक विशेष वस्तु की अगर बात करते हैं तब, ठीक है, किसी एक विशेष प्रकार की वस्तु की बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मांग और पूर्ति की बात करते हैं तब। अगर पूरे देश की मांग और पूर्ति की बात करें तब नहीं, क्योंकि वहां पे कुल हो गया, कुल मांग और पूर्ति। अब यहाँ पे हमने क्या, व्यक्तिगत लिखने का मतलब केवल एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हमने लिखा है व्यक्तिगत उत्पादन, किसी एक वस्तु का उत्पादन की बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एक उत्पादक फर्म या एक उत्पादक या फर्म की आय, एक फर्म या उत्पादक है वो अपना कितना आय कमा रहा है उसके बारे में बात कर ले। या किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत, किसी विशिष्ट वस्तु यानी कोई एक विशेष प्रकार की वस्तु, उसकी कीमत क्या है, ये सभी के सभी विशेष शब्द है या व्यक्तिगत शब्द है। व्यक्तिगत का मतलब ही आपका क्या है, कौन सा अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। बात क्लियर है। दूसरा, जब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो समष्टि अर्थशास्त्र भी इसी से समझ सकते हैं कि ये जब समष्टि का मतलब भी आप कह सकते हैं कि सम मतलब संपूर्ण की बात यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर होता है, और यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड से भी आप समझ सकते हैं कि कुल की बात करता है, तो ये किसी एक इकाई की बात नहीं करता बल्कि पूरी इकाइयों की बात करता है। तो यहाँ पर हमने लिखवाया भी है कि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सामूहिक, सामूहिक का मतलब पूरा समूह, सभी के सभी आ गए, या समुचित, समुचित वर्ड का तो एकदम सीधा सीधा मतलब है कि सभी लोग, कुल, ठीक है। समुचित आर्थिक इकाइयों, यानी जो पहले एक एक इकाई की बात करते थे, अब उस इकाई की नहीं बल्कि उस पूरी की पूरी समूह की बात करें, एक इकाई की नहीं बात करें, ठीक है। पूरी की पूरी समूह अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, या जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं भारत देश की बात करते हैं, तो भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम एक इकाई मान के जब अध्ययन करते हैं, तो हमारा किसका पार्ट होता है, समष्टि का होता है। भारत में अगर हमारा राज्य की भी बात करें, तो राज्य जो है हमारा, राज्यों का अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तब भी राज्य, संपूर्ण राज्य की बात होता है, तब भी हमारा यही बात हो गया। फिर राज्य में अगर हम शहर क्षेत्र की बात करते हैं, तो शहरों का भी हमारा जब अध्ययन करते हैं तो वो भी है, क्योंकि ये बड़ी इकाइयां हैं। शहर में रोजगारी कैसे, ये भी बात है, क्योंकि ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कुल के रूप में देख करके अध्ययन करते हैं, बड़ी इकाइयों के रूप में हम पढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र आ जाता है। अब इसको समझना ज्यादा आसान तब होगा जब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किस पे निर्भर करता है, ठीक है, सभी लोग जब कमाते हैं पैसा तो पूरे राष्ट्र की आय बनती है, तो इसी हिसाब से, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गया, तो इसका पार्ट है। राष्ट्रीय बचत, पूरा देश कितना बचत बनाता है, तो सभी लोग जो बचत मिलकर बनाएंगे वही पूरे देश की बचत होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय विनियोग, पूरा देश कितना विनियोग करता है, तो जितने लोग हैं सभी के सभी जब विनियोग करते हैं पूरे देश का विनियोग बनता है। कुल रोजगार, हमारे देश का रोजगार का स्थिति क्या है उसकी बात करता है। कुल उत्पादन, देश में किस प्रकार के किसी वस्तु के उत्पादन होता है, तो एक वस्तु के उत्पादन करेंगे तो इसमें पता चलेगा, लेकिन कुल वस्तु के उत्पादन, पूरे देश के उत्पादन की बात करें तो इसका पार्ट हो गया। और सामान्य कीमत स्तर, अब इसका मतलब समझिए, जब हम सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं तो किसी एक वस्तु की कीमत स्तर की बात नहीं रहे, यहाँ पर हमने कीमत की बात किया, लेकिन क्या बोला, किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत, यानी एक वस्तु की कीमत। और सामान्य कीमत स्तर क्या कहता है कि पूरे के पूरे भारत में, हम क्योंकि भारतीय हैं तो भारत का एग्जाम्पल लेंगे, तो पूरे के पूरे भारत में जो है कीमत स्तर क्या चल रहा है, यानी वस्तुओं का एवरेजली देखा जाए तो क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यही बात होता है। तो इन सारे चीजों का अध्ययन कराना हमारा किसके अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आता है, और एक एक रूप से अध्ययन करते हैं तो हमारा किसमें आ जाता है, वो हमारा आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अंतर के ऊपर कि अंतर क्या है इन दोनों के बीच में। देखिए अंतर हमारे सामने आ गया है, तो हम तो देखते हैं अंतर में क्या है। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो यहाँ लिखे हैं, ठीक है, आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, इसका नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र हो सकता है, सूक्ष्म भी कह सकते हैं, और इसको समष्टि अर्थशास्त्र यानी वृहत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला बात किया कि अध्ययन के बारे में, कैसे अध्ययन होता है, तो लिखा है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। हमने आपको अभी इसका जब अर्थ समझाया था उसमें भी बताया था कि माइक्रो जो है व्यक्तिगत रूप से काम करता है, और जो मैक्रो है इसमें लिखा है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था
यानी मैक्रो यानी संपूर्ण की बात करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है। एक समग्र इकाई, समग्र का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, यानी इकट्ठा जब पूरा चीज हो जाता है समग्र, उसी को होता है। तो समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यानी ये व्यक्तिगत रूप से ये संपूर्ण की बात करता है। दूसरा बात करेगा तो इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। मुख्य तौर पे हम लोग जो है इसमें जब बात करते हैं माइक्रो में, तो हम लोग कीमत निर्धारण ही यहाँ पे संपूर्ण जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम जब बात करते हैं उसमें जो भी इकाई पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मुख्य रूप से हम तो पढ़ना रहता है कीमत निर्धारण। आपका जो पहला बुक है वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब बुक तो आपका दोनों एक ही में दिया हुआ है, यूपी बोर्ड वाला जो हमारे पास बुक है। लेकिन मुख्य रूप से ये दो बुक है, माइक्रो और मैक्रो का दो बुक है। तो अभी माइक्रो का पार्ट चल रहा है और हम उसी को पढ़ा रहे हैं। तो माइक्रो में आप देखेंगे तो ज्यादातर बातें जो होगा, जो भी तथ्य आप पढ़ेंगे उसका जो मूलभूत पॉइंट होगा वो क्या होता है? कीमत निर्धारण। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं मैक्रो, तो इसकी प्रमुख समस्या क्या हो जाता है? उत्पादन और रोजगार का निर्धारण। जब हम मैक्रो पढ़ने लगेंगे तो हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब मूलभूत पॉइंट देखेंगे, सबसे बड़ा उद्देश्य देखेंगे, तो हमेशा किस चीज की बात करेगा? या तो उत्पादन की बात करेगा या तो रोजगार की बात करेगा, कैसे देश में उत्पादन बढ़े या रोजगार बढ़े, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें अगला पॉइंट, व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य हो वो जरूरी नहीं कि समष्टि स्तर पर भी ठीक हो। और ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। आप जो छोटे स्तर पे, व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म स्तर, ठीक है, सूक्ष्म स्तर पे जो भी तथ्य हम लोग फाइंड करते हैं कि हमने किसी एक वस्तु की बात किया कि एक वस्तु का कीमत घट रहा है, तो जरूरी नहीं कि उस वस्तु का कीमत घट रहा है तो संपूर्ण सामान्य कीमत स्तर जो है, यानी संपूर्ण देश का जो कीमत स्तर है उसमें भी कमी होगा, ये जरूरी नहीं है, ऐसा बात है। लेकिन यहाँ पर बताया समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि पूरा कीमत स्तर ही, सामान्य कीमत स्तर ही कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देश की लेवल सभी वस्तुओं का कीमत घटने लगेगा। इसीलिए बोला गया कि इसकी जो बात है वो इसमें कंफर्म रूप से लागू हो जाता है, लेकिन इसकी बात जो है वो जरूरी नहीं कि यहाँ लागू हो, लेकिन लागू हो सकता है, ये भी मना नहीं है। जैसे एक वस्तु की कीमत घटने से हाँ आपका हो सकता है कीमत स्तर पर प्रभाव पड़े और वो घटने लगे, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठीक वैसा ही काम करे। बात अगला है हमारा, इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों और समस्याओं व नीतियों का अध्ययन करना है। जो है इस इस अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है, ये क्या करता है कि जो साधन हमारे देश में होंगे उनका कुशल बंटवारा हो, अच्छे तरीके से वो साधन बंट जाए, ठीक है, और उसी बंटवारे से संबंधित जो सिद्धांत है या समस्या है या जो नीति है उसी का अध्ययन करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। जो भी हमारा जो भी संसाधन है वो सब में किस प्रकार से बटे कि अच्छे तरीके से पूरा अर्थव्यवस्था चलता रहे, तो मुख्य रूप से उसी समस्या का ये अध्ययन करता है, ठीक है, उसी से संबंधित समस्या का भी, सिद्धांत का भी और नीति का ही अध्ययन करता है। लेकिन ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण उपयोग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ये जो बोलता है, क्योंकि ये समस्त देश की बात करता है, समस्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो बोलता है कि साधनों के पूर्ण उपयोग, हमारे देश में जितने भी संसाधन उसका पूरी तरह से यानी पूर्ण दोहन हो, पूरा उपयोग हो, इससे संबंधित ये बात करता है। क्योंकि साधनों का जब पूरा दोहन होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये होता है कि साधनों का पूर्ण उपयोग हो या पूर्ण दोहन हो, उसी से संबंधित सिद्धांतों का ये अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है, यह विश्लेषण सरल है। जाहिर सी बात है, हम एक इंडिविजुअल पॉइंट को विश्लेषित करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो आपको बोला जाएगा केवल एक सब्जेक्ट पढ़िए, भले ही आपको सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर है लेकिन आपको केवल उसी को पढ़ना है, तो बाकी 50 तो दिक्कतें नहीं होगा, 50 सब्जेक्ट का दिमाग नहीं जाएगा, तो आप आराम से उसको कर जाएंगे, अच्छे तरीके से कर जाएंगे, वो सरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह क्या है? यह अत्यधिक जटिल एवं दुविधापूर्ण है। अब देश में जब हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, काफी पॉइंट उसको प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा बिंदु जो रहता है अन्य बहुत सी चीजों से प्रभावित हो रहता है। जैसे आप शेयर मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर शेयर मार्केट में कब पैसा बढ़ रहा है कब घट रहा है किसी शेयर का, वो अकेले उस कंपनी पर निर्भर नहीं करता है। विदेशों के शेयर मार्केट, अपने देश के शेयर मार्केट, विनियोगकर्ताओं की रुचि, इन सारे बहुत से मुद्दों पे डिपेंड करता है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो परिवर्तन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। उसी प्रकार से ये जब होता है तो इसमें जो भी बिंदु हैं वो भी बहुत से चीजों से प्रभावित होता है। तो इसका जो अध्ययन करना है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, या इसका विश्लेषण करना जो है, निष्कर्ष निकालना, निर्वचन करना, ये सारी चीजें इसका बहुत ही ज्यादा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत चीजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जटिल एवं दुविधापूर्ण है। और याद भी रखिएगा कि इसमें जो भी चीजें निकलता है वो 100% श्योर नहीं होता, 100% नहीं होता।
हाँ ज्यादातर, क्योंकि विश्लेषण, क्योंकि सारे मुद्दों पर अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलता है, तो ज्यादातर वो सही है, लेकिन 100% सही निकलता है नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत सी चीजें इसको हमेशा परिवर्तित करती रहती है। फिर अगला बात करते हैं कि इसके मुख्य साधन मांग एवं पूर्ति है। मुख्य रूप से क्योंकि ये कीमत स्तर की बात आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि कीमत निर्धारण करता है, और किसी भी वस्तु की कीमत जो होता है मांग और पूर्ति के आधार पर ही निकलता है, तो इसीलिए इसका मुख्य साधन यही है, मांग और पूर्ति। ठीक है, और इसका साधन क्या है? इसका साधन सकल मांग यानी पूरे देश की मांग, सकल पूर्ति पूरे देश में पूर्ति, सकल बचत पूरे देश का बचत, और सकल विनियोग पूरे देश का विनियोग, ये सारे इसके साधन है, यानी ये संपूर्ण की बात करता है हमेशा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है समष्टि और व्यष्टि या व्यष्टि या समष्टि जो भी बोलिए, इनमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि अच्छे तरीके से सारा चीज समझ लिए आया गया होगा, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इससे पहले वाला था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको भी पढ़िए, याद करिए, समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, और बार बार बोल रहे हैं अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, नए बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।